मियान पोत्रो, छूरछे लगन। हामिद मशहूर मियान पोत्रो, छूरछे लगन मियान पोत्रो, छूरछे लगन। सर्द रात को ये सरसर आती हुई आवाज उभरी तो नन्हा उज़ैर डर कर लिहाफ में छुप गया और दादू के साथ लेट गया। दादू ने डांट कर कहा, ए शैतान की बच्ची, क्यों बच्चों को डराती है? कश्मीर में सर माह की छुट्टियां हो चुकी थीं। घर के सब लोग दूसरे शहर एक शादी पर गए थे और बच्चों को अपनी दादी के पास छोड़ गए थे। यजने सब दादू कहते थे। छोटे बच्चे दादू के कमरे में मोटी दरियों पर गुद्दे बिछाकर यल्हाफों में लेटे हुए थे, जबकि लड़के अपने चचा सादिक के पास बैठक में सो रहे थे। निकहत ने अपनी दादी से पूछा, दादू, ये मियान पोत्रो का किस्सा है क्या? दादू ने बताना शुरू किया, मियान पोत्रो की कहानी बड़ी पुरानी है। मैंने अपनी परदादी और उन्होंने अपनी दादी से ये सुनी थी। आजकल बहुत अरसे बाद फिर कश्मीर में ये बात उड़ी है कि खबीस रूह मियान पोत्रो रात को सुनसान गलियों में चक्कर लगाती है और जोर जोर से पुकारती है, मियान पोत्रो, छूरछे लगन मियान पोत्रो, छूरछे लगन। कश्मीरी जबान में मियान का मतलब है यमीरे और पोत्रो के मानी है बच्चों। इसी तरह छूरछे का मतलब है सर्दी और लगन के मानी है यलकती है। तो मियान पोत्रो, छूरछे लगन का मफहूम हुआ, मेरे बच्चों, मुझे सर्दी लगती है। उज़ैर लिहाफ से जरा और ऊपर होकर बोला, चुड़ैल को भी सर्दी लगती है? वो तो हवाई चीज होती है। दादू यमने की इस नुक्तादानी पर हंस दें यमगर अपनी बात जारी रखी। सब कहते कि रात को मियान पोत्रो चुड़ैल कश्मीर में घूमती है। लोग उससे डरते थे। वो कभी एक गली में आवाज देती तो सुबह ये वाकया 50 महल्लों में गूंज जाता था। जो लोग कश्मीर से बाहर चले गए युहा अपने साथ ये कहानी भी ले गए। वक्त गुजरता रहा, यंसलें कश्मीर में पैदा होकर ख़त्म होती रहीं और मियान पोत्रो आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर की तारीख का एक हिस्सा बन गई। आदिल 10वीं जमात में पढ़ता था। वो भी दादी के कमरे में आ गया था। इसने ये बात सुनी तो सवाल किया, दादू, वाकयात दो तरह के होते हैं, या एक तो आंखों देखे और दूसरे सुने सुनाए। इस मियान पोत्रो को किसी ने कभी देखा भी है या सीना बहसीना रिवायत ही चल रही है? दादू ने पहलू बदलकर अपनी कमर के पीछे एक गाव तकिया रखते हुए कहा, देखने के भी वाकयात हुए हैं। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा को हमारी शादी के चंद दिन बाद आधी रात को उनकी घोड़ी बुलबुलाने और रस्सा तड़वाने लगी। हमारी आंख खुल गई। तुम्हारे दादा देर तक घोड़ी को पुचका रखते रहे यत वो पुरसकून हुई। उन्होंने बता या कि घोड़ी किसी बदरू से डरी थी। मियान पोत्रो गली में से चीखते हुए गुजर चुकी थी। लोगों ने छुप के देखा था। आदिल ने कहा, मगर ये तो सुनी सुनाई में आ गया। दादा ने देखा तो नहीं था? उनके जवाब देने से पहले आलिया ने एक और सवाल उठाया, दादू, ये मियान पोत्रो सिर्फ सर्दियों में ही क्यों धावा बोलती है? उन्होंने कहा, असल शय है सनाटा। वो लोगों को सनाटे में डराती है। सर्दियों में रात को सनाटा बहुत होता है। लोग दो कंबल जोड़कर उनमें दुबके होते हैं। वो इस आवाज पर बहुत खौफ खाते हैं। निकहत ने अपना लिहाफ अपने गिर्द लपेटते हुए कहा, उसका नाम हमने जबरदस्ती मियान पोत्रो रख लिया है। पता नहीं क्या नाम होगा बेचार या का। आदिल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, निकहत। सब हंस दिए तो आदिल ने इजाफा किया, निकहत अभी अपने बाल खुले छोड़ दे तो आप सब भी पुकार उठेंगे, मियान पोत्रो। निकहत ने दांत पैसे, आदिल के बच्चे। ये मजाक भी उधार रहा। दादू ने ऐलान किया, महफिल बर्खास्त यस्प सोने की तैयारी करो। आदिल वहां से सीधा चचा के पास बैठक में पहुंचा। वो अपने बस्ते बिस्तर में काफी देर तक मियान पोत्रो की हकीकत के बारे सोचता रहा। आधी रात का वक्त था। आदिल को निकहत की आवाज सुनाई दी, यजू खौफ से लर्ज रही थी। आदिल, आदिल, मियां पोत्रो गली में आ गई है। आदिल बिजली की तरह उठ बैठा। फिर उसे याद आया कि निकहत शायद उससे अपनी छेड़ का बदला लेना चाह रही है। वो करवट बदलकर बोला, क्यों डराने चली आई? निकहत ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, सच आदिल। इस वक्त गली में से एक लर्जती यमगर वाज़ेह आवाज उभरी, मियान पोत्रो, छूरछे लगन मियान पोत्रो, छूरछे लगन। अलामत वावीन। आदिल की नींद उड़ गई। वो अपनी रजाई दूर फेंक कर यास खड़की की तरफ लपका, जहां से सारी गली नजर आती थी। यकियों के गली टेढ़ी थी। निकहत ने जब उसे खड़की खोलते देखा तो वो खौफ से दोहरी हो गई। वो घुटी घुटी चीखें निकालती वहां से दादू के कमरे में चली गई। आदिल ने एक झटके से खड़की खोल दी और शदीद सर्द हवा का एक झोंका अंदर आ गया। गली में सन्नाटा था। कहीं अंधेरा था और कहीं बर्की रोशनी टमटमा रही थी। सर्द हवा पत्तों को इधर उधर उड़ा रही थी।
उन पत्तों के बीच एक औरत सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। उसने स्याह लिबास पहन रखा था, चादर में उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसका झुका हुआ जिस्म जाहिर कर रहा था कि वो एक बुढ़िया थी। उसके हाथ में एक लालटीन भी रोशन थी। वो एक लर्जती जमगर तेज आवाज में पुकार रही थी, म्यान पोत्रो, छूरछे लगन, म्यान पोत्रो, छूरछे लगन। अलामत वावीन। पहले तो आदिल के जहन में आया कि वो भी उसे जवाब में आवाज दे, फिर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। उसने अपने चचा को झंझोड़कर उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने भी गली में जाती इस बुढ़िया का जायजा लिया। जवाब उनके घर से आगे जा चुकी थी। चचा जी, इसकी हकीकत मालूम करनी है और कहाँ जाती है? मैं भी यही चाहता हूँ, चचा अपना ओवरकोट पहनते हुए बोले। हमारे पास तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं। जल्द ही वो दोनों घर से बाहर निकल गए। आदिल के हाथ में कुल्हाड़ी थी और चचा ने भरी हुई बंदूक उठा रखी थी। वो बुढ़िया अब गली के कोने से दूसरे तरफ मुड़ रही थी। वो दोनों एहतियात से तेज तेज चलते हुए उसके करीब पहुंचे ताकि वो नजरों से ओझल न हो जाए। हर तरफ हो का आलम था। एक कुत्ता दूर कहीं भौंक रहा था। फिर बुढ़िया की दुखी सदा सुनाई दी, म्यान पोत्रो, छूरछे लगन, म्यान पोतर, छूरछे लगन। इस पर शदीद सर्द हवा से उड़ते पतरे माहौल को यूं पुरअसरार बना रहे थे। वो बुढ़िया तीसरी गली में पहुंच चुकी थी, मगर कोई बाहर नहीं निकला था। उस वक्त लोग सो रहे थे और बाकी डरे हुए थे। गली के आखिर पर बुढ़िया ने जंगल की राह ली। वो पग डंडी पर से अपने उस मकान तक जा पहुंची। ये जूजरा ऊंची जगह पर बना हुआ था। फिर वो इस मकान में गायब हो गई। वो दोनों इस मकान तक जा पहुंचे। चचा ने अपने कोट में से टार्च निकालकर गुर्दू पेश का जायजा लिया। मकान के गिर्द मैदान में कटे हुए दरख्त पड़े थे। चचा के इशारे पर आदिल ने आगे बढ़कर मकान के मरकजी दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? वो बुढ़िया बोली। हम आपकी मदद करने आए हैं, अम्मा सकीना। दरवाज़ा खोलें, चचा ने कहा तो आदिल ने हैरान होकर उन्हें देखा। चचा इस बुढ़िया से वाकिफ थे। फिर दरवाज़ा खुला। अम्मा सकीना के हाथ में लालटीन थी। वो बोले, अंदर आ जाओ। अंदर जाते ही चचा बोले, आपका बेटा सरफराज कहाँ है? सरफराज चचा का दोस्त था, यजू अचानक गायब हो गया था। जवाब मिला, वो जेल में है। आदिल एक बार फिर हैरान हुआ तो चचा ने उसे बता या कि वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अम्मा ने इन दोनों को एक छोटे कमरे में अपने सामने एक चौकी पर बिठा या अम्मा ने चचा से कहा, बेटे, तुम तो जानते ही हो कि हम इस इलाके में 10 साल पहले का रोबार करने आए थे। सूखे दरख्तों से भराजमीन का ये किता हमने अपनी 3 नस्लों की कल पूंजी जमा करके चौधरी बहावल से खरीदा था। चौधरी बहावल लकड़ी का मज़ाहिर बहुत बड़ा ताजिर है, लेकिन हकीकत वो एक स्मगलर है। वो पहले हमसे लकड़ी खरीदता रहा, फिर उसने महसूस किया कि किता बेचकर उसने गलती की है, तो वो ये जगह वापस मांगने लगा। उसके बेहद इसरार पर भी हमने उसे ये जगह देने से इनकार किया। आखिर उसने पिछले माह ज़बरदस्ती मैदान और हमारी लकड़ी पर कब्जा कर लिया। सरफराज को झूठे मुकदमे में जेल भेजा और मैं कुछ न कर सकी। आदिल ने कहा, क्यों? आपके पास इस जगह की खरीद के कागजात तो होंगे? बदकिस्मती से कागजात मुझे नहीं मिल रहे। चौधरी बहावल बहुत ही अमीर, बारसोख और ताकतवर शख्स है। पालतू कुत्ते और खूंखार मुसल्ला मुहाफिज इस वक्त भी उसके बंगले के गिर्द पहरा देते हैं। मैं उसका कुछ न बिगाड़ सकी। वो लोगों को खरीद कर अपने खिलाफ सबूत मिटा देता है। मैं म्यान पोत्रों के बारे इतना ही जानती हूँ जितना तुम्हें मालूम है। मुझे आज रात सर्दी बहुत लग रही थी। मैंने पहली बार गलियों का चक्कर लगा या कि लोग शायद जमा हो जाएं और मैं उन्हें अपनी कहानी सुना सकूं और ये कोई हल निकल सके। चचा ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे और चौधरी बहावल घुटने टेकेगा यानशा अल्लाह। अलामत वावीन। चचा सहाफ़ी थे। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो या अखबारात और रसाइल के नुमाइंदे ताज़ा से ताज़ा तर खबर के लिए उमड़ आते थे। हमारे ख़ानदान का हर फर्द अपने जानने वालों और उनके भी जानने वालों को साथ ले आया था। बहावल के मुखालफिन को भी जमा कर लिया गया था। हुजूम देखकर कुछ लोग और भी शामिल हो गए थे। आवाज़ बुलंद करने की हर मुमकिन कोशिश की गई तो बात भी बहुत ऊपर तक चली गई। सरफराज जेल से रहा हुआ। यूं कई मजलूम अफराद को भी बहावल के जुल्म के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने का मौका मिल गया। चौधरी बहावल डर कर रात कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ फलांग कर मुल्क से ही भाग निकला। ये जिसे बैनुल अक़वामी पुलिस के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया।